अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए बच्चों, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती हैं जो कपड़े मैन्युफैक्चर करती हैं, कुछ शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉफी इंडस्ट्रीज होती हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमें इन सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर हम एक एक इंडस्ट्री को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत ही लैंडी हो जाएगा। बट अगर हम इन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दें, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दें, तो इट विल बी इजी। हम बहुत इजीली हर इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ पाएंगे, हर इंडस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, हम इंडस्ट्रीज को 5 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड, on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods. Third, on the basis of capital investment. Fourth, on the basis of ownership. And last, on the basis of their main role. तो इतने सारे बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज का। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल के सोर्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज कितने टाइप की हो सकती हैं? देखिए, हमारे पास यहां पे 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक शुगर इंडस्ट्री है और दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो शुगर प्रोड्यूस करती हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो गाड़ियां बनाती हैं, व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड सो ऑन। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्रीज की। ओके, ये जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं, इन शुगर इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? एनी आइडिया? शुगर केन। शुगर इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? शुगर केन। बिकॉज शुगर केन से ही तो बनती है। नाउ ये जो शुगर केन है मीन्स गन्ने, ये गन्ने कहां से आते हैं? बताइए, बहुत ही सिंपल है। ये गन्ने इंडस्ट्रीज में कहां से आते हैं? फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही तो आते हैं, फार्मिंग के थ्रू ही तो आते हैं। गन्ने हम खेतों में ही तो प्रोड्यूस करते हैं, खानों में से थोड़ी ना निकालते हैं, राइट? सो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो शुगर इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है उसका सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की। देखिए बच्चों, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज को कोई सी भी गाड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन, स्टील, प्लास्टिक। आपने देखा होगा कि कोई सी भी गाड़ी हो उसमें आयरन, स्टील, प्लास्टिक, इन सभी चीजों के आइटम्स होते हैं। तो किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? आयरन, स्टील और प्लास्टिक, राइट? नाउ ये जो आयरन है ये किससे मिलता है? आयरन ओर से, राइट? जो अल्टीमेटली क्या है?
मेटल है। और अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील भी किससे प्रोड्यूस होती है? आयरन से, राइट। और वो भी क्या है? मेटल है। तो आयरन एंड स्टील, इन दोनों का सोर्स क्या है? मेटल है, आयरन ओर है अल्टीमेटली, राइट। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक किससे बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। तो प्लास्टिक का सोर्स क्या है? मिनरल्स। और इनका सोर्स क्या है? मेटल्स, राइट। तो अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल के सोर्स की बात करें तो वो क्या है? मेटल्स एंड मिनरल्स। सो शुगर इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है उनका सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल है उनका सोर्स क्या है? मेटल्स एंड मिनरल्स, राइट। इनफैक्ट हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसका सोर्स या तो एग्रीकल्चर होगा या फिर मेटल्स एंड मिनरल्स होंगे। तो बच्चों, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके रॉ मटेरियल का सोर्स एग्रीकल्चर होता है, उन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आता है? एग्रीकल्चर से, राइट। नाउ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके रॉ मटेरियल का सोर्स मिनरल्स या मेटल्स होते हैं, उन इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर होता है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मेटल्स एंड मिनरल्स होते हैं। ओके, नाउ इन दोनों ही इंडस्ट्रीज का एक एक एग्जाम्पल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल हमने देखा था शुगर इंडस्ट्री, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल देखा था हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब हम देखेंगे इनके अदर एग्जाम्पल्स। देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अदर एग्जाम्पल्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज। एडिबल ऑयल मीन्स खाने वाला तेल जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो मोबाइल्स, टेलीफोन्स, ट्रांजिस्टर्स, लैपटॉप्स, पीसीज ये सब मैन्युफैक्चर करती हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ bulk and weight of raw material and finished goods। देखिए, वेट का मीनिंग क्या होता है ये तो सभी को पता है। बल्क का मीनिंग क्या होता है? बल्क का मीनिंग होता है अमाउंट, क्वांटिटी। ओके, जब भी हम ज्यादा अमाउंट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? बल्क, राइट। नाउ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं ये भी सभी को पता है। अब यहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे।
बट फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास है एक स्टाइलिश बाइक एंड एक लैपटॉप। अब आप फटाफट से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, और वो क्वेश्चन ये है कि इस बाइक में से और इस लैपटॉप में से कौन हल्का है? ये बाइक हल्की है या फिर ये लैपटॉप हल्का है? ऑब्वियसली ये जो लैपटॉप है ये हल्का है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये लाइट है और ये बाइक हैवी है, राइट? अब ये लैपटॉप लाइट क्यों है और ये बाइक हैवी क्यों है? देखिए, अगर हम इस बाइक में जो रॉ मटेरियल लगा है उसकी बात करें तो ये जो बाइक है ये किस किस की चीज की बनी हुई है? आयरन की, स्टील की, राइट? और आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा, और अगर नहीं किया होगा या भूल गए हैं तो मैं आपको अभी बता देती हूं कि ये जो आयरन होता है ये एक हैवी मेटल है। क्या है? हैवी मेटल है। और स्टील किससे बनती है? आयरन से बनती है। तो अल्टीमेटली ये जो स्टील है ये भी हैवी होती है, राइट? और अगर कोई चीज इन हैवी मेटल्स की बनी होगी तो वो ऑब्वियसली हैवी होगी। फॉर एग्जाम्पल, पुशअप्स के लिए जो डंबल्स यूज किए जाते हैं वो डंबल्स भी अल्टीमेटली किसके बने होते हैं? आयरन के, और इसीलिए वो हैवी होते हैं। अगर ये डंबल्स प्लास्टिक के बने हों, सेम साइज के, तो क्या वो हैवी होंगे? नहीं होंगे, राइट? अब देखिए, अब जरा इस लैपटॉप की बात करते हैं। ये लैपटॉप लाइट क्यों है? बिकॉज इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है लाइक एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ओके, ये जो रॉ मटेरियल इसमें यूज हुआ है ये कैसा है? ये लाइट है। इनमें वेट कम होता है, इसीलिए इन लाइट मटेरियल से अगर कोई चीज बनाई जाती है तो वो भी लाइट होती है, जैसे ये लैपटॉप है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो बाइक है ये हैवी है बिकॉज इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो हैवी है, और ये लैपटॉप लाइट है बिकॉज इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो लाइट है, राइट? अब बच्चों, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो रॉ मटेरियल यूज करती हैं फिनिश्ड आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर कोई इंडस्ट्री हैवी रॉ मटेरियल यूज करेगी तो ऑब्वियसली जो फिनिश्ड आइटम होगा वो हैवी होगा, जैसे हमने अभी देखा था। और अगर कोई इंडस्ट्री लाइट रॉ मटेरियल यूज करेगी तो उससे जो आइटम्स, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे वो कैसे होंगे? लाइट होंगे। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। सो ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैवी रॉ मटेरियल यूज करती हैं और हैवी आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं, उन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज। और जो इंडस्ट्रीज लाइट रॉ मटेरियल यूज करती हैं और लाइट फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, उन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? लाइट इंडस्ट्रीज। सो बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज अगेन टू टाइप्स की होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे
कि हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं दैट यूज हैवी रॉ मटेरियल्स and produce heavy goods. For example, steel industries and automobile industries. And light industries वो industries होती हैं that use light raw materials and produce light goods. For example, electrical industries. Okay? अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ये एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए जितने रुपए, जितनी मनी इसमें लगाई गई है, उस मनी को क्या कहते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मीनिंग हमने देखा था मनी, राइट? और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? अल्टीमेटली इन्वॉल्वमेंट। जितनी मनी एक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज की जाती है उसे कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेकंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कैसे? देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। मींस बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी इन्वेस्ट की जाती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें कम अमाउंट में मनी इन्वेस्ट की जाती है। बट एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि वो इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और वो लिमिट है ₹1 करोड़। कैसे? देखिए, अगर किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए मोर देन 1 करोड़ रुपीज लगे हैं तो वो इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। और अगर किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए लेस देन 1 करोड़ रुपीज लगे हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इफ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एन इंडस्ट्री इज मोर देन 1 crore, then it is known as large scale industries. And if maximum amount of capital investment in an industry is up to ₹1 crore, then it is known as small scale industries. Okay? और इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, अगर मोर देन 1 करोड़ है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और लेस देन 1 करोड़ है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मीन्स इंडस्ट्री का मालिक कौन है उसके बेसिस पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। देखिए कैसे। बच्चों, आपने सुना होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट चलाती है, राइट? बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं ऐसी। फॉर एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट सेल, एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन शॉर्ट BHEL, BHEL। ओके, ये जो इंडस्ट्रीज हैं इन्हें हमारी गवर्नमेंट चलाती है। मीन्स इन इंडस्ट्री का ऑनर कौन है? हमारी गवर्नमेंट।
बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी ऑनर हमारी गवर्नमेंट नहीं होती है बल्कि कोई और होता है, और वो जो कोई और ऑनर है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका ऑनर या तो कोई एक सिंगल पर्सन होता है या फिर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल टिस्को। टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एंड बजाज ऑटो लिमिटेड। ये जो दोनों इंडस्ट्रीज हैं, इन दोनों ही इंडस्ट्रीज की ऑनर हमारी गवर्नमेंट नहीं है बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं। ओके, तो हमने यहां पे अभी तक 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज देखी हैं। एक तो वो जिनकी ऑनर हमारी गवर्नमेंट है और एक वो जिनकी ऑनर हमारी गवर्नमेंट नहीं है बल्कि कुछ दूसरे लोग हैं। ओके, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी ऑनर हमारी गवर्नमेंट होती है उन इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, और जिन इंडस्ट्रीज की ऑनर हमारी गवर्नमेंट नहीं होती बल्कि दूसरे लोग होते हैं उन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, नाम सुना होगा आपने काफी कि कुछ लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो कौन से सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में। और कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में। ओके, नाउ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके चलाते हैं। मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका ऑनर हमारी गवर्नमेंट भी होती है और कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, राइट। और ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट क्यों, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर आपस में मिलके चला रहे हैं, राइट। और इस टाइप की इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये जो इंडस्ट्री है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है बिकॉज इसका ऑनर हमारी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। मीन्स कुछ दूसरे लोग भी हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका कोई ऑनर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता और ना ही कोई नौकर होता है। तो फिर ऐसी इंडस्ट्रीज रन कैसे करती हैं, सबकी मिली भगत से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये 4 दोस्त हैं। इन चारों ने क्या सोचा कि अपन सब मिलके एक शुगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, एक शुगर इंडस्ट्री खोलते हैं। और इन्होंने शुगर इंडस्ट्री की ही क्यों सोची, बिकॉज एक दोस्त के पास तो पैसे थे मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए, एक दोस्त के पास जमीन थी जहां पे ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जा सके, और एक दोस्त के पास रॉ मटेरियल था, मीन्स शुगर केन थे शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, और जो लास्ट फ्रेंड था उसको शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करने का पूरा प्रोसेस आता था। तो इन्होंने सोच लिया कि भाई हम शुगर इंडस्ट्री खोलेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और आपस में मिलजुल के काम करेंगे और फिर जो भी शुगर प्रोड्यूस होगी उसको मार्केट में बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम अपने अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे। मीन्स जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसको ज्यादा शेयर मिलेगा और जिसका कम इन्वेस्टमेंट होगा उसे कम शेयर मिलेगा, बट जो भी होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने वाले हैं, क्या इस इंडस्ट्री में
कोई ऑनर है, कोई मालिक है? नहीं है, ये चारों ही मालिक हैं। और क्या इस इंडस्ट्री में कोई नौकर है? नहीं, ये चारों ही नौकर हैं। राइट, मीन्स कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो इन चारों की मिलीभगत से चल रही है। ना तो इसमें इनको हुक्म देने वाला कोई ऑनर है और ना ही कोई हुक्म मानने वाला नौकर है। तो बच्चों, ऐसी इंडस्ट्रीज जो सबकी मिलीभगत से चलती हैं और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सब आपस में शेयर करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। नाम से ही पता चल रहा है, देखो, कोऑपरेटिव मीन्स ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो सबके कॉपरेशन से चलती हैं। राइट, और ये नाम तो आपने सुना ही होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में सुना होगा, सहकारी उद्योग। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें ऑल वर्कर्स इन्वेस्ट द रिसोर्सेज in manufacturing the finished goods and share the profits or losses। तो बच्चों, हमने on the basis of ownership कितनी टाइप्स की इंडस्ट्री डिस्कस की है? 4 टाइप्स की। ओके, कौन कौन सी? फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जिनकी ऑनर गवर्नमेंट होती है। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जिनकी ऑनर कोई इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। थर्ड, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जिनका ऑनर हमारी गवर्नमेंट भी होती है और कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं। एंड एट लास्ट, फोर्थ, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जिनका कोई ऑनर नहीं होता। ओके, इस टाइप की इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको सेल आउट करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे आपस में शेयर करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। देखिए, ये एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये क्या कर रही है? ये प्राइमरी मटेरियल को कंज्यूम करके एक न्यू प्रोडक्ट दैट इज स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है। और जो स्टील ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है उस स्टील को कोई डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा है, बल्कि ये स्टील अदर इंडस्ट्रीज में, दूसरी इंडस्ट्रीज में सप्लाई की जाती है एज रॉ मटेरियल, ताकि वो दूसरी इंडस्ट्रीज इस स्टील को यूज करके उससे न्यू डिफरेंट गुड्स मैन्युफैक्चर कर सके, लाइक यूटेंसिल्स। ओके, इन शॉर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है और उस स्टील को सप्लाई कर रही है दूसरी इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल, ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज इस स्टील को कंज्यूम करके डिफरेंट यूजफुल गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकें। ओके, तो बच्चों, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने प्रोडक्ट को दूसरी इंडस्ट्रीज में सप्लाई करती हैं एज रॉ मटेरियल, उन इंडस्ट्रीज को बेसिक और की इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, बिकॉज ये इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। ओके, अब अगर हम शुगर मिल की बात करें तो ये जो शुगर मिल है ये क्या कर रही है? ये शुगर केन को कंज्यूम कर रही है और शुगर प्रोड्यूस कर रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये इंडस्ट्री जो शुगर प्रोड्यूस कर रही है, क्या ये शुगर किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल वर्क करती है?
नहीं करती है। इस शुगर को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें कंज्यूमर्स डायरेक्ट यूज कर सकें, उन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्यों? बिकॉज ये ऐसे आइटम्स प्रोड्यूस कर रही हैं जिन्हें कंज्यूमर्स डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू टाइप्स की होती हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं दैट सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। ओके, एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्रीज, टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, sewing machines industries and automobile industries. ओके, तो इसी के साथ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, वो भी थोड़ा डिटेल में। ओके, बट जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिस्कस करने वाले हैं, वो हम इन सभी के बेसिस पे नहीं, केवल एक ही बेसिस पे करेंगे, और वो भी फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बिकॉज ये क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट ऑल टाइप की इंडस्ट्रीज को कवर करता है, इंक्लूडिंग हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज, large scale and small scale industries, private, public sector and cooperative industries, and key industries and consumer industries. Okay, and source of raw material के बेसिस पे हमने कितनी टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखी थी? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम आगे शुगर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी पर्टिकुलरली कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट टेक्सटाइल्स। एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम फर्दर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में शुगर इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की। क्या होता है शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल? शुगर केन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये शुगर केन इंडस्ट्री को कहां से प्रोवाइड होती है? फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए तो शुगर इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। ओके, नाउ शुगर केन से शुगर क्यों प्रोड्यूस होती है? इसका एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज एक तरह से शुगर ही होती है। ओके, शुगर केन में सुक्रोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस की जाती है। राइट, नाउ अब यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिए,
कि शुगर केन में जितनी ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होगा। ओके, मीन्स ज्यादा शुगर के प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है कि जो शुगर केन यूज हो रहा है उसमें ज्यादा सुक्रोज की क्वांटिटी हो, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है, जो शुगर केन होते हैं उनमें तो ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज होती है, बट जब उन शुगर केन से इंडस्ट्री में शुगर प्रोड्यूस की जाती है तो जो प्रोडक्शन होता है शुगर का वो कम होता है। क्यों भाई? जब हम ऐसे शुगर केन यूज कर रहे हैं जिनमें सुक्रोज की क्वांटिटी अच्छी है तो शुगर का प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए। कम क्यों हो रहा है? तो उसका एक रीजन है, और वो रीजन है डिस्टेंस बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री। बिकॉज एक बार जब शुगर केन फार्म में से निकल जाते हैं, मीन्स फार्म में से काट के एक तरफ रख दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो सुक्रोज की क्वांटिटी होती है शुगर केन में वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होती है, डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है। ओके, और फार्म और इंडस्ट्री के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा शुगर केन को फार्म से इंडस्ट्री तक पहुंचाने में, और जितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा उतना ज्यादा अमाउंट में सुक्रोज डिक्रीज होगा। तो इसीलिए ये जो शुगर केन है जिनमें सुक्रोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी जब इन शुगर केन से इंडस्ट्री में शुगर प्रोड्यूस की जाती है तो वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ओके, सो अगर हम शुगर इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन की बात करें तो वो आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? जो लोकेशन शुगर केन फार्म्स के पास में होगी वही लोकेशन शुगर इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन होगी। बिकॉज अगर शुगर इंडस्ट्री शुगर केन फार्म्स के पास में होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, प्लस सुक्रोज का लॉस भी बहुत कम होगा शुगर केन में से, जिसकी वजह से हाई शुगर प्रोडक्शन होगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको होगा? शुगर इंडस्ट्री को, एंड देन हमारी कंट्री को। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे ऑल ओवर इंडिया में टोटल कितनी शुगर इंडस्ट्रीज हैं और कहां कहां पे हैं, राइट। नाउ देखिए, एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है कि हमारे इंडिया में टोटल 460 शुगर मिल्स हैं, वो 2001 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। बट अगर हम रिसेंट डेटा देखें, दैट इज 2012 टू 2013 के डाटा देखें, तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 694 शुगर मिल्स हैं। और कहां कहां पे हैं ये जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे ये मैप। देखिए, इस मैप में जहां जहां पे भी ये ब्लैक कलर का कुछ दिखाई दे रहा है वहां वहां पे क्या है? शुगर इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इंडिया में कहां कहां पे शुगर मिल्स हैं। केरला में, तमिलनाडु में, यहां कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। और देखिए, और कहीं पे नजर आ रही है ये शुगर इंडस्ट्री? यहां गोवा में, यहां गोवा में भी एक शुगर इंडस्ट्री है। ओके, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में
19 स्टेट्स में शुगर इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश्ड हैं, राइट। बट अगर हम देखें कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज कौन सी स्टेट में हैं, तो उसका आंसर होगा बिहार एंड उत्तर प्रदेश। क्या होगा? बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज हैं। अप्रॉक्सीमेट ऑल ओवर इंडिया की शुगर इंडस्ट्रीज का 60% पार्ट इन स्टेट्स में है। और हमारे ऑल ओवर इंडिया में इन 694 शुगर मिल्स से टोटल 251.42 लाख टन्स शुगर प्रोड्यूस होती है। एंड अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है एज लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड फर्स्ट पोजीशन पे है एज लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खंडसारी, जो अल्टीमेटली शुगर केन से ही बनते हैं। अब हम देखेंगे कि शुगर इंडस्ट्रीज को कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री मीन्स ये जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं ये सीजनल होती हैं। मीन्स कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ये इंडस्ट्रीज एक्टिवेट होती हैं। व्हाई? बिकॉज इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है दैट इज शुगर केन, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही कल्टीवेट होता है, दैट इज दिसंबर टू मई। ओके, जो शुगर केन है वो इसी टाइम पीरियड में ग्रो होते हैं और इसीलिए ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये भी इसी टाइम पीरियड में एक्टिव होती हैं। और जो बाकी का टाइम है ईयर का, उस टाइम पीरियड में इन इंडस्ट्रीज के पास कोई काम नहीं होता। देन सेकेंड, लॉस ऑफ सुक्रोज कंटेंट ड्यूरिंग हॉलेज दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के टाइम पे शुगर केन में जो सुक्रोज का लॉस होता है वो भी अल्टीमेटली इंडस्ट्री को ही फेस करना पड़ता है, बिकॉज सुक्रोज का अमाउंट कम होने की वजह से शुगर का प्रोडक्शन भी कम होता है। नेक्स्ट, आज भी हमारी कंट्री में ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स यूज किए जाते हैं शुगर प्रोडक्शन के लिए। कोई न्यू टेक्निक अभी तक हमारी कंट्री में नहीं आई है फॉर शुगर प्रोडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। बैगेज क्या होता है? देखिए, ये है बैगेज। मीन्स शुगर केन का जब जूस निकाल लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे क्या कहते हैं? बैगेज। ओके, नाउ शुगर इंडस्ट्रीज में जो ये बैगेज है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, राइट। और अगर शुगर इंडस्ट्रीज इस बैगेज को एज इट इज डिस्चार्ज कर दें तो शुगर इंडस्ट्रीज को तो बहुत लॉस होगा, राइट। तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये जरूरी है कि ये इंडस्ट्रीज इस बैगेज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूटिलाइज करें, यूज करें। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो शुगर इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती हैं। और इसी के साथ कंप्लीट हुई हमारी शुगर इंडस्ट्री। ओके, तो चलिए एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने शुगर इंडस्ट्री में क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक। शुगर इंडस्ट्री में हमने देखा था सबसे पहले रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल होता है शुगर इंडस्ट्री का? शुगर केन, राइट। देन हमने देखी थी आइडियल लोकेशन। शुगर इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन वही होती है जो लोकेशन शुगर केन फार्म्स के पास में हो।
बिकॉज जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा शुगर इंडस्ट्री और फार्म्स के बीच में, उतना ही ज्यादा लॉस होगा किसका? सुक्रोज का। और हमने देखा था कि शुगर केन में सुक्रोज होती है, इसीलिए शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस होती है, राइट। देन हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कि हमारे इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, बिहार एंड यूपी। इतनी सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में क्या है? शुगर इंडस्ट्रीज हैं। और हमने क्या देखा था कि सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्री कहाँ है? बिहार एंड यूपी में है, राइट। देन हमने देखा था कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी शुगर प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पे हमारा इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। और गुड़ एंड खंडसारी के मामले में हमारा इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर है। ओके, एट लास्ट हमने डिस्कस किया था डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो शुगर इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती हैं। और उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने देखी थी? फर्स्ट, सीजनल नेचर, कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं सीजनल नेचर की होती हैं, बिकॉज शुगर केन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही ग्रो होता है। देन हमने देखा था कि जो लॉस ऑफ सुक्रोज कंटेंट है वो भी इन इंडस्ट्रीज के लिए एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है, राइट। बिकॉज एक बार शुगर केन फार्म से निकल गए तो उसके बाद जो सुक्रोज कंटेंट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी जो सुक्रोज का अमाउंट है वो कम होता है। ओके, देन ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर शुगर प्रोडक्शन, ये भी एक चैलेंज है। अभी तक हमारे इंडिया में कोई एकदम लेटेस्ट टेक्निक नहीं आई है फॉर शुगर प्रोडक्शन। देन हमने देखा था कि इन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन्हें बैगेज का मैक्सिमम यूज करना पड़ता है, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज में जो बैगेज प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? देखिए बच्चे, आपने मार्केट में देखा होगा कि कुछ इस टाइप का मटेरियल मिलता है जो मोस्टली प्रेयर पर्पस के लिए यूज होता है, पूजा के लिए यूज होता है, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर। ओके, चलो, हो सकता है आपने नहीं देखा हो, बट ये तो आपने जरूर देखा होगा। ये क्या है? थ्रेड है, राइट, ये थ्रेड है, ये तो आपने देखा ही होगा। और इसे हम क्या कहते हैं? यार्न भी कहते हैं। ओके, तो ये तो आपने मार्केट में जरूर देखे होंगे, राइट। उसके अलावा ये भी देखा होगा, ये भी यार्न ही है, बट ये जूट का बना हुआ है, ये जूट यार्न है। और ये कौन सा यार्न है? ये कॉटन यार्न है। ओके, उसके अलावा आपने मार्केट में डिफरेंट क्लॉथ पीस भी देखे होंगे, या हम कहें डिफरेंट फैब्रिक भी देखे होंगे, कुछ जूट फैब्रिक, कुछ कॉटन फैब्रिक, राइट। और आपने मार्केट में इन फैब्रिक से बने हुए अलग अलग गारमेंट्स भी देखे होंगे। तो बच्चों, ये जो फाइबर है, यार्न है, या फैब्रिक है, या ये जो गारमेंट्स हैं, ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये सभी प्रोड्यूस होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो फाइबर, यार्न, फैब्रिक या गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम ओनली 2 इंडस्ट्रीज डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? फर्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट टेक्सटाइल्स। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ओनली इन 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे? बिकॉज मार्केट में कॉटन एंड जूट के अलावा
सिल्क फैब्रिक भी मिलते हैं, प्लस वुलन्स भी मिलते हैं, वुलन फैब्रिक, वुलन क्लोथ्स मिलते हैं। तो ये भी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है, तो फिर हम इनको क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं? देखिए बच्चों, इसका एक रीजन है, वो ये है कि जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं, जूट टेक्सटाइल्स हैं, ये दोनों ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये दोनों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। बट ये जो सिल्क टेक्सटाइल्स हैं या वुलन टेक्सटाइल्स हैं, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं है। बिकॉज जो सिल्क टेक्सटाइल होती हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से नहीं मिलता, बल्कि किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। और अगर हम वुलन टेक्सटाइल्स की बात करें तो उसका भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से नहीं मिलता, कहां से मिलता है? फ्रॉम शीप। ओके, तो चलिए फाइनली डिस्कस करते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। बट इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरऑल व्यू देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है, राइट? बिकॉज हमारे इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है। बट अगर हम हमारे इंडिया के सेकंड मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो सेकंड मेन ऑक्यूपेशन क्या है आफ्टर एग्रीकल्चर? वो है टेक्सटाइल। ओके, बिकॉज हमारे इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन आफ्टर एग्रीकल्चर किसमें एंगेज है? टेक्सटाइल में इंडेक्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंगेज है। और इसीलिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए प्लस हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में। देखिए, हमने देखा था कि जो टेक्सटाइल फील्ड है, इस फील्ड में हमारे इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन एंगेज है आफ्टर एग्रीकल्चर। मीन्स कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड करती हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, राइट? सो बाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी इंडियन इकोनॉमी में हेल्प करती हैं। प्लस हमारे इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से हम हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट भी करते हैं। और क्योंकि हम फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारे इंडिया में क्या आता है? फॉरेन एक्सचेंज आता है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं बाय अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स अब हम ये देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसे एक रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रॉ मटेरियल से डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नाउ हमने देखा था कि चाहे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ये दोनों ही कौन सी इंडस्ट्री है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। मीन्स इनका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, राइट? नाउ एक बार जब इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले उस रॉ मटेरियल से फाइबर प्रोड्यूस होता है। याद आया? फाइबर हमने डिस्कस किया था पहले कि मार्केट में फाइबर मिलता है फॉर प्रेयर पर्पज समटाइम्स। ओके, तो देखिए, जो रॉ मटेरियल होता है उससे फाइबर प्रोड्यूस होता है सबसे पहले, जो कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है? ये फाइबर है। ओके, नाउ जब एक बार फाइबर प्रोड्यूस हो जाता है तो फाइबर से स्पिनिंग के थ्रू यार्न तैयार किया जाता है, धागा तैयार किया जाता है। देखा होगा आपने, मार्केट में थ्रेड मिलता है। ओके, नाउ
जब एक बार यार्न तैयार हो जाता है, उसके बाद इस यार्न से वीविंग की जाती है। क्या की जाती है? वीविंग की जाती है, कुछ इस तरह से। और वीविंग के बाद हमें क्या मिलता है? फैब्रिक मिलता है, एक फैब्रिक मिलता है। और जब एक फैब्रिक तैयार होता है, उसके बाद उस फैब्रिक की डाई की जाती है, उसमें फिनिशिंग की जाती है, और फिर डिफरेंट कलरफुल फैब्रिक्स हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में। और फिर फाइनली उन फैब्रिक से डिफरेंट गारमेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ओके, तो देखिए, रॉ मटेरियल से गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हो गए। नाउ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में देखिए आप, अगर एक बार इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आ गया, कॉटन या जूट एक बार इंडस्ट्री में आ गई, तो उन्हें और कोई दूसरा रॉ मटेरियल नहीं चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट। फैब्रिक तैयार करने के लिए उन्हें इस रॉ मटेरियल के अलावा, कॉटन या जूट के अलावा और कोई सा भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। वो इस रॉ मटेरियल से फाइबर, यार्न और फैब्रिक अपने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज आप नोटिस करिए, जैसे जैसे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती जा रही है, वैसे वैसे हर स्टेज पे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट, एक यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। देखिए, रॉ मटेरियल से ये जो फाइबर हमें मिल रहा है, ये भी यूजफुल है, किसी ना किसी यूज के लिए आता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज। प्लस जो अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो इस फाइबर को कंज्यूम करके यार्न और फैब्रिक बना सकती हैं, राइट। उसके बाद देखिए यार्न, ये यार्न क्या है? ये भी एक यूजफुल वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जिसे कोई दूसरी इंडस्ट्री भी यूज कर सकती है, प्लस हम अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। और फैब्रिक तो है ही यूजफुल, वैल्यूएबल। तो हम ओवरऑल यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सेल्फ रिलायंट होती हैं, मीन्स इंडिपेंडेंट होती हैं। उन्हें किसी और इंडस्ट्री पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। एक बार रॉ मटेरियल आ जाए तो वो उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं बिना किसी दूसरे रॉ मटेरियल के। ओके, प्लस these industries are complete in the value added chain। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये कंप्लीट होती हैं वैल्यू एडेड चेन में। मीन्स कि एक सिंगल इंडस्ट्री कैपेबल होती है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। अब हम डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन। क्या होता है? कॉटन। कॉटन एग्रीकल्चर में कुछ इस तरह से होती है। ओके, नाउ कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए अगर हम आइडियल लोकेशन की बात करें तो वो आइडियल लोकेशन कौन सी होगी? नियर कॉटन फार्म्स, राइट। नियर कॉटन फार्म्स जो लोकेशन होगी वो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए आइडियल लोकेशन होगी। बट इन इंडस्ट्रीज की आइडियल लोकेशन के लिए जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वीविंग प्रोसेस है वो कौन सी मशीन के थ्रू हो रहा है। एंड वीविंग के लिए जो मशीन्स यूज होती हैं, उन मशीन्स को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है और वो नाम है लूम। क्या है? लूम। मीन्स कि जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उनमें जो वीविंग होती है वो किसके थ्रू होती है? लूम्स के थ्रू। ओके, नाउ ये जो लूम्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए हमारे पास यहां पे 2 फोटो हैं। ओके, इन दोनों ही फोटो में क्या हो रहा है? वीविंग हो रही है। इन दोनों में ही वीविंग प्रोसेस हो रहा है। बट
सबसे पहले इस वाले फोटो की बात करते हैं। देखिए, इस फोटो में जो वीविंग हो रही है, उस वीविंग के लिए जो मशीन है उसे कौन ऑपरेट कर रहा है? ये गर्ल, ये लेडी ऑपरेट कर रही है। वो भी कैसे? बाय हर हैंड्स, मैनुअली ऑपरेट कर रही है। बट अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे जो वीविंग प्रोसेस हो रहा है वो कोई मैनुअली हैंडल कर रहा है? नहीं। तो फिर ये जो मशीन्स हैं, ये जो लूम्स हैं, वो कैसे वीविंग कर रहे हैं? कैसे ऑपरेट हो रहे हैं? बाय पावर, और हम कहें इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पे जो लूम है वो मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, हाथों से ऑपरेट हो रहा है, किसी पावर से ऑपरेट नहीं हो रहा है। बट यहां पे जो लूम है उनको ऑपरेट करने के लिए पावर की और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ओके, तो बच्चों, ऐसे लूम, ऐसी वीविंग मशीन्स जिनको ऑपरेट करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि वो मैनुअली ऑपरेट होती हैं, उन मशीन्स को क्या कहते हैं? हैंडलूम। क्या कहते हैं? हैंडलूम, बिकॉज हैंड से ऑपरेट हो रही हैं। बट अगर मशीन्स पावर से या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पावर लूम। पावर से ऑपरेट हो रही हैं तो पावर लूम। ओके, तो देखिए, अगर कोई इंडस्ट्री पावर लूम के थ्रू वीविंग करती है तो उसके लिए आइडियल लोकेशन नियर कॉटन फार्म्स के होने के साथ साथ वो लोकेशन होगी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरली सप्लाई हो, राइट। बट अगर वीविंग प्रोसेस हैंडलूम्स के थ्रू हो रहा है तो ओनली कॉटन फार्म्स की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, राइट। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, और वो पॉइंट क्या है कि ये जो हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स होते हैं, ये कौन सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए यूज होते हैं? फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हैंडलूम और पावर लूम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, तो फिर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें वीविंग कैसे होती है? तो बच्चों, उन इंडस्ट्रीज में हैंडलूम एंड पावर लूम से ज्यादा एफिशिएंट वीविंग मशीन्स होती हैं, और ये जो मशीन्स होती हैं ये भी पावर से ही चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। मीन्स होती तो ये भी पावर लूम ही है, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पावर लूम्स यूज होते हैं उनके कंपेयर में ये मशीन्स ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, ज्यादा अमाउंट में और कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। ओके, नाउ ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्स। क्या कहते हैं? मिल्स। ओके, नाउ वीविंग के लिए जो यार्न यूज किया जाता है उस यार्न को क्या कहते हैं? लूमेज। क्या कहते हैं? लूमेज। ओके, तो देखिए, जो यार्न मिल्स में यूज होता है फॉर वीविंग उसे क्या कहते हैं? मिल सेक्टर लूमेज। क्या कहते हैं? मिल सेक्टर लूमेज। और हैंडलूम और पावर लूम में जो यार्न यूज होता है उसे सिंपली लूमेज। ओके, अब देखिए, हमारी कंट्री में जो मिल सेक्टर लूमेज है, मिल्स में जो लूमेज यूज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स। इनफैक्ट ये जरूरी भी है कि हमारी कंट्री में जो मिल सेक्टर लूमेज है उसे कम यूज किया जाए हैंडलूम और पावर लूम के कंपेयर में। बट वाई? भाई, अगर हम मिल सेक्टर लूमेज ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा अमाउंट में फैब्रिक तैयार होगा, राइट। तो फिर हम मिल सेक्टर लूमेज को कम क्यों रख रहे हैं या कम क्यों होता है?
इसके दो रीजन हैं, और वो रीजन ये है बच्चों कि हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम लोग इंगेज्ड हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो कौन से सेक्टर में इंगेज हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल सेक्टर में। मीन्स जो हैंडलूम एंड पावरलूम है वो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम मिल सेक्टर लूमेज को हाई कर देंगे तो फिर तो हैंडलूम और पावरलूम में जो लोग इंगेज हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। प्लस अगर मिल सेक्टर लूमेज की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी गई तो क्या होगा? जो यार्न है, जो लूमेज ये इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करने लगेंगी, और जब ये ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगी तो हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स के लिए जो यार्न अवेलेबल होगा वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ हैंडलूम्स और कुछ पावरलूम्स बंद हो जाएंगे, और ये बंद हो जाएंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट? इनफैक्ट आपने देखा होगा, सुना होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि खादी पहनो। क्यों कहते थे? बिकॉज अगर खादी पहनेंगे तो लोगों को, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि खादी पहनने के लिए ये जरूरी है कि खादी तैयार की जाए, और खादी है क्या? सिंपली अ कॉटन फैब्रिक, राइट? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।